लिपस्टिक का है तो आप फिजिशियन से कहाँ रहोगे? ये करेंगे ना, तो बाहरी वाले पेशेंट का धंधे के साथ ठीक करेंगे। अब अपनी पार्टनर है, आप अभी इनिशियल तो आपको बड़ा सिंपल मैनेज करें। साथ में आपने करना क्या, प्रोसीड कैसे करें? सबसे पहले आप डेट फॉर्मेटेशन करनी है, फिर उसके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली दफ़ा का हमारा लेक्चर रहता है जो हम नहीं कर पाए थे शुरू। हमने शुरू किया था या हमने स्टार्ट से करना है? मैम स्टार्ट से करना है। ओके तो आज हम ये वाला भी करते हैं और जो हमारा 8th लेक्चर है उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic is engaging with patient and carers. Learning objective: understand the ways in which patient and carers can be involved as partners in healthcare, both in preventing harm and learning and healing from an adverse event. Knowledge requirements: ये जो चीज़ है ये हमने आज डिस्कस करनी है कि किस तरीके से हम काउंसलिंग उनकी करते हैं, उनको किस तरीके से उनकी डायग्नोसिस हो गया, उनका ट्रीटमेंट हो गया, या अगर उनके ट्रीटमेंट में कोई भी ऐसा प्रोसीजर है तो हम किस तरीके से उनको उन तक ये बात अपनी कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज में, उनके कंसर्न सुनते हैं। इफ देयर इज एनी डायग्नोसिस और ऐसा कोई ग्रेव डायग्नोसिस बना है, आपने सीटी स्कैन के ऊपर आपने कोई डायग्नोसिस देखा है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द पेशेंट देन? आप किस तरीके से, एक नॉर्मल टर्म यूज होती है ब्रेकिंग बैड न्यूज़, ये किस तरीके से हम करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पेशेंट के ऊपर होता है और इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है कि हाउ यू कम्युनिकेट टू द पेशेंट एंड हाउ यू टेल हिम अबाउट हिज इलनेस, अबाउट हिज प्रोसीजर, अबाउट हिज ट्रीटमेंट। इस सब सारी चीज़ों के अंदर एक एम्पैथी का हमेशा आपने शो करनी है, आपने हमेशा एम्पैथेटिक होना है और आपने कंसर्न रहना है और कंसर्न शो भी करना है। Knowledge requirements: basic communication techniques, informed consent procedures, the basics of open disclosure. ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। Performance requirements: actively encourages patient and carers to share information, shows empathy, honesty and respect for patient and carers, communicate effectively. कम्युनिकेशन की हमने बात की हुई है पहले कि हमने अपना कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा बिल्ड करना होता है। आपकी जो मैंने बाकी दूसरी बात आप लोगों को बताई है कि कोई भी चीज़ अगर आप बता रहे हैं, आपकी टोन जो है वो बहुत पोलाइट होनी चाहिए
और अगर आप कोई ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पेशेंट अबाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको आप पहले इन्फॉर्म करते हो और उसके बाद पेशेंट के भी कंसर्न सुनते हो, उसकी फैमिली के भी कंसर्न सुनते हो। Shows respect for each patient's differences, religious and cultural beliefs and individual needs. हर पेशेंट वेरी करता है, उसका रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ पे वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने डॉक्टर्स पे, कुछ जो है वो बिल्कुल डिनाइल के अंदर चले जाते हैं और काफ़ी दफ़ा वो ट्रीटमेंट भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी नेचर के ऊपर डिफरेंस होता है, में डिफरेंस होता है, उनकी जो कल्चरल प्रेफरेंसेस होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। उसको आपने एक्सेप्ट करना है इस बात को। डिस्क्राइब्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेप्स इन एन ओपन डिस्क्लोजर प्रोसेस। ओपन डिस्क्लोजर हम अभी पढ़ेंगे और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी हम नीचे डिस्कस होगा। Apply patient engagement thinking in all clinical activities, demonstrates ability to recognize the place of patient and carer engagement in good clinical management. आपकी जो place होनी चाहिए वो इतनी comfortable होनी चाहिए, not just for yourself, but for also for the patient, ताकि वो सिक्योर फील करे। अगर आपने ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि किसी भी रीज़न से आपने जो है उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी विदाउट पर्पस। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो तो तब हम जो है वो ज़्यादातर उसकी फैमिली को इंटिमेट कर देते हैं इस मामले में, या फिर हम वार्ड में या फिर हम अपने मेडिकल जो कोलीग्स हैं उनको बता देते हैं। वैसे विदाउट पर्पस आपने उनकी प्राइवेसी नहीं ब्रीच करनी। Gaining an informed consent, the diagnosis, the degree of uncertainty in the diagnosis, risk involved in the treatment. अब informed consent होती क्या है? Informed consent होती है कि आप उसको पूरा गाइड करके कि ये प्रोसीजर है या ये इलनेस है, उसका ये ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट की या फिर इसके ये जो है ना वो हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट की। अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसकी ये जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं आपको, और उसके बाद आप डिस्चार्ज के टाइम आप इतने में आपका प्रोसीजर हो जाएगा। आप इवन उसको कॉस्ट भी डिस्कस करते हैं। हम उसकी कॉस्ट डिस्कस करते हैं, हम उसका टाइम डिस्कस करते हैं, हम उसका पूरी डिटेल के अंदर आपने पेशेंट को एजुकेट करना है। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। शुरू आप इस तरह से होते हैं, सबसे पहले यू टेल द डायग्नोसिस। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आया है, आपने एग्जामिनेशन की है, आपने एग्जामिनेशन करने के बाद आपको लगा है मर्फी साइन पॉजिटिव है, आपने सस्पेक्ट किया है कि ये सिम्टम्स उसके साइंस जो हैं वो कॉलीलिथियासिस के हैं या कॉलीसिस्टाइटिस के हैं। तो अब यहाँ अगर आपको लग रहा है कि कॉलीलिथियासिस के हैं तो ये आपने डायग्नोसिस उसको बताना है। द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डायग्नोसिस, आपने ये बताना है कि इसको कंफर्मेशन के लिए हमें इसके फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे जो कि कंफर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट, फिर आपने ट्रीटमेंट डिस्कस करना है कि दिस इज कॉल्ड कॉलीलिथियासिस, जो कि स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, उनका ट्रीटमेंट जो है वो कॉलीसिस्टेक्टमी है। अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेडिकल भी है और सर्जिकल भी है, तो वो हम ऑप्शंस पेशेंट के सामने रखते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स उससे डिस्कस करते हैं। The benefits of the treatment, the risk of not having the treatment, information on recovery time, name, position, qualification, and experience of health worker who are providing the care and treatment, availability and cost of any service required after discharge from hospital. जो पाकिस्तान के अंदर we are a very poor country and we all know this. यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो तबका आता है वो उनकी अफोर्डेबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली उनकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं होती बाहर की कंट्रीज के अंदर। क्योंकि जिनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है वहाँ पे उनको इतनी इंश्योरेंसेस हैं और इतने उनको ट्रीटमेंट उनको फ्री हैं, तो वो चीज़ एक आम बंदे के कॉस्ट पे नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हो तो वो कॉस्ट आपने पे करनी है। लेकिन इसलिए फिर जो इतना अफोर्डेबिलिटी जिनकी होती वो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। लेकिन स्टिल आपने ये तसव्वुर नहीं कर लेना कि अगर पेशेंट आपके पास आया है तो वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। देयर आर टाइम्स के पेशेंट जो हैं वो एक सिंगल इंजेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते होते आउट फ्रॉम देयर पॉकेट। और क्योंकि
हमें नहीं पता होता कि किसके क्या क्राइसिस चल रहे हैं, तो आपने एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपने उनको पहले ही गाइड कर लेना है कि इस प्रोसीजर के इतने डिस्चार्ज के बाद जब आप घर चले जाएं तो उसकी नर्सिंग केयर के ऊपर इतनी इसकी कॉस्ट होगी। दिस इज़ हाउ यू गिव एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जब आप लोग प्रैक्टिस शुरू करोगे तो उसके लिए भी। SAIG framework: set the stage, elicit information, give information, understand the patient's perspective, end the encounter. ये जो है ये डिटेल में बताया हुआ है। ये जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करवानी है पेशेंट को आपने कुछ बताना है, उसका डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, आप किस तरीके से करते हो? पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसको कंफर्टेबल करना है। ये नहीं कि आप उसको, वो ऑलरेडी एंग्जाइटी के साथ आया है, आप उसकी एंग्जाइटी को मज़ीद बढ़ाएँ। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट रखनी है। उसको ग्रीट करना है, उसको जगह देनी है बैठने के लिए, और उसके बाद उससे पहले साइंस एंड सिम्पटम्स पूछने हैं, जो भी वो कंडीशन के साथ आया है। उसके बाद आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है। Set the stage, greet patient appropriately, establish reason for visit, outline agenda for visit, make a personal connection during visit, go beyond medical issues, maintain patient's privacy. आपने उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी। आपने उससे बाकी चीज़ें भी पूछनी है। हो सकता है पेशेंट हेडेक के साथ आ रहा है, आप उसके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ देखते रहें और ये चीज़ सोचे ही ना कि वो उसको कोई स्ट्रेस हो सकता है या कोई एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है और बहुत पोलाइटली कवर करनी है। Elicit information, elicit patient's view of health problems and or progress, explore physical, physiological factors, explore psychosocial, emotional factors, discuss antecedent treatments. Antecedent treatments क्या होते हैं कि past medical history, उसने past उसके hospital visits कभी लगे हों. Discuss how health problem affects patient life. आपने पूछना है कि इसकी वजह से अगर आपको कहीं पेन हो रही है, उसकी वजह से आपकी कोई मोबिलिटी या आप डेली वर्क जो है उसको तो नहीं अफेक्ट करी, क्योंकि इससे हम फिर उस कंडीशन की सेवेरिटी का हमें अंदाजा होता है। Discuss lifestyle prevention strategies, health risk. Avoid direct leading questions. Give patient opportunity, time to talk, listen. Give patient undivided attention. Check, clarify information. आप कभी भी डायरेक्ट या लीडिंग क्वेश्चन नहीं करते। पेशेंट की कुछ साइकी इस तरह की होती है कि जब भी एक डॉक्टर उसको कहता है कि आपको फीवर तो नहीं है, उसको हमेशा फील होता है बिकॉज उसके बिलीफ की वजह से, क्योंकि वो एक डॉक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा उसका बिलीफ होता है कि उसको मेरा सब कुछ पता है या उसने मुझे केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसको लगना शुरू हो जाता है, वो कॉन्शियस होकर उसको फील होना शुरू हो जाता है कि यस आई डू हैव फीवर। या अगर उसको कोई कभी उसको फील हुआ हो या उसके जहन में कभी ये ख्याल गुजरा हो कि उसको फीवर है, तो उसको फिर डेफिनेटली लगता है कि डॉक्टर चूंकि मुझे ज़्यादा बेहतर समझता है, अगर वो कह रहा है तो इस तरह का हो, इसी तरह होगा। तो इसलिए आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना, ये आपका डायग्नोसिस गलत बना देंगे। पेशेंट को अगर फीवर नहीं है, अगर वो नहीं बता रहा तो उसको नहीं है। अगर आप फीवर को ले आते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो ऑल टुगेदर डायग्नोसिस आपका गलत होने का चांस होता है। Give patient opportunity, time to talk, listen. Give patient undivided attention. Check, clarify information. एक दफ़ा पेशेंट ने आपको साइंस सिम्टम्स अपने बता दिए हैं, आप उसके बाद दोबारा कंफर्म करते हो कि यू आर टेलिंग मी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग। कंफर्म करते हैं आप, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो भी गलत ना हो। Give information, explain rationale for diagnostic procedures, teach patient about his or her own body and situation, encourage patient to ask questions, adopt to patient level of understanding. जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हम उनका बताते हैं कि हमने ये टेस्ट जो है वो इसलिए करा रहे हैं, इसका कंफर्मेटरी जो है वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड है या फिर सीटी स्कैन है या फिर कोई ब्लड टेस्ट है, वो हम पेशेंट को गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं और आपने पेशेंट के लेवल के ऊपर आपने जाके सोचना है, ये नहीं कि आप मेडिकल टर्म्स जो है वो यूज करें और पेशेंट के ऊपर से गुजर रहे हैं। Cultural competence, understand cultural differences, know
one's own cultural values, understand that people have different ways of interpreting the world, know that cultural beliefs impact on health, be willing to fit in with the patient's culture or ethnic background. कुछ हमारे कल्चर्स जो हैं और कुछ ऐसी फैमिलीज में भी ये होता है कि वो अगर एक फीमेल पेशेंट है तो वो अवॉइड करते हैं कि वो एक मेल डॉक्टर उस पेशेंट को एग्जामिन करें या उससे इवन उसको उसकी हिस्ट्री भी ले, और वो प्रेफर करते हैं कि एक फीमेल डॉक्टर हो. तो दिस इज देयर प्रेफरेंस. आपने उनको गाइड कर देना है. अगर अगर आपके पास अगर आप के साथ कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है, और सिमिलरली इन द केस ऑफ मेल डॉक्टर कुछ जो हैं वो कोई भी ऐसा इशू हो तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेल डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट करवाने में. तो दिस इज समथिंग कि वो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस है. आपने अपने पार्ट के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी. हाँ, अगर वो ही ऐसा चाह रहे हैं तो आपने उसको रिस्पेक्ट करना है. Patient's role in minimizing adverse events. Patient want to be involved in their healthcare, but it depends on the task. Patient were comfortable asking about a medication purpose. Nearly half were very uncomfortable about asking healthcare workers whether they had washed their hands. Mostly patients जो हैं वो interested होते हैं पूछने में कि वो ट्रीटमेंट जो उनको मिल रहा है उसको किस तरह वर्क करेगा, एक दवाई है उसके क्या किस तरीके से वो वर्क करेगी, क्या उसकी डोज होती है. काफ़ी पेशेंट्स को इस चीज़ के मामले में वो कंसर्न होते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद उनका प्रोग्नोसिस जो है वो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हेल्थ के बारे में भी अपनी उतने ही कंसर्न होते हैं. Okay, ji, next we have is open disclosure. Informing patients and their families of bad outcomes of medical treatment as distinguished from bad outcomes that are expected from the disease or injury being treated. कोई ट्रीटमेंट है उसका जो है कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स हों, या फिर इवन अगर आपने कोई बैड न्यूज़, कोई डायग्नोसिस हुआ है, कोई सीटी स्कैन का रिजल्ट आया है और उसके में कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस आई है, तो वो आपने किस तरीके से बतानी है, वो हम ओपन डिस्क्लोजर की मेथड से बताते हैं. Key principles of open disclosure: openness and timeliness of communication, acknowledgement of the incident, expression of regret, apology, recognition of the reasonable expectations of the patient and the support person, support for staff, and confidentiality. आपने टाइमली उसको बताना है. ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कीमोथेरेपी के फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो आपने उसको टाइमली बताना है. ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले बताना है ताकि वो अपनी ऑप्शंस देख सके, और आपने क्लियरली अपनी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग या जिस भी तरीके से आपने उसको कम्युनिकेट करना है. नॉर्मली ये होता है कि जब हम नॉर्मली हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो एम्पैथी कैसे शो करते हैं कि जब उन्होंने इवन एक डायग्नोसिस भी बताना है तो उनकी बहुत ही अपॉलोजेटिक वे में होता है. और इसी तरह अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के जो आपने शुरू किया है, तो देन आल्सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, और आपने एक अपॉलोजेटिक वे में ही उनसे डील करना है. रिकग्निशन ऑफ द रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट एंड देयर सपोर्ट पर्सन, इस चीज को आपने रिकग्नाइज करना है. सपोर्ट फॉर स्टाफ एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने उसकी प्राइवेसी जो है वो breach nahi karni. Open disclosure is a frank discussion with a patient and their support person about a patient-related incident that may have resulted in harm or injury to the patient. The NSW government wants to ensure that if an incident occurs, patients receive an apology and explanation and are treated with empathy, honesty, and transparency in a timely manner. Similarly, NSW Health recognizes that staff also need to be supported through such incidents and is committed to providing the right government resources and culture to guide staff. Open disclosure is the right thing to do. While it is already happening in many of our health services, the NSW government wants to ensure it is routinely practiced by all staff, thereby strengthening the relationship and confidence between the patient and the staff involved in their care. Key principles, ये जो हमने ऊपर वाले डिस्कस किए हैं, ये वही हैं. बच्चों, आप लोग को ओपन डिस्क्लोजर की समझ आ गई है? Yes, ma'am. Okay. और informed consent की? Yes, ma'am.
एक चीज जो इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर मैं बताना भूल गई कि अगर हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, जब हॉस्पिटल के अंदर अगर उसकी कोई सर्जरी है या कुछ भी है, तो हम उसको पहले एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि हम करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको एक रिटन फॉर्म में भी, डॉक्यूमेंट भी हम अपना रखते हैं, रिटन फॉर्म में भी सेव कर लेते हैं विद द सिग्नेचर्स ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव्स के सिग्नेचर्स, लाइक उसके पेरेंट्स, उसके अगर उसके बच्चे हैं तो वो हो गया, उसके स्पाउस अगर हो गया तो वो उसके सिग्नेचर्स हम रख लेते हैं। और साथ हम उसको, पेशेंट को ये भी गाइड करते हैं कि ये डॉक्टर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है कि ये डॉक्टर जो है वो आपका प्रोसीजर करेगा और जो असिस्ट करेंगे वो ये करेंगे। सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं ताकि कोई आगे फर्दर कोई भी ऐसी एम्बिगिटी ना रह जाए। हॉरवर्ड फ्रेमवर्क, एक सेग फ्रेमवर्क है और एक हॉवर्ड फ्रेमवर्क है। हॉवर्ड फ्रेमवर्क भी ऑलमोस्ट वही है। प्रिपेयरिंग, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, उसके बाद अपनी जिस तरह हम पहले भी था कि सेट द स्टेज, उसी तरह हम पेशेंट को कंफर्टेबल करते हैं। इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, एक्टिवली लिसनिंग, एक्नॉलेजिंग व्हाट यू हैव हर्ड, रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेश्चंस, कंक्लूडिंग द कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने आप लोग को बताया कि इनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमारे ऊपर हमने किस तरह से इसको डील करना है। शार्पन योर लिसनिंग स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग जो है वो आपका कम्युनिकेशन अच्छा करती है, और कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है तो फिर आप उन पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर। तो इसलिए आपने एक्टिवली लिसनिंग करनी है। पे अटेंशन टू पेशेंट्स परसेप्शन, जो वो सोच रहा है आपने वो भी उस चीज को भी डिस्कस करना है। उसकी कोई भी उसको एम्बिगिटी है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना है। Invite the patient to discuss details, know the facts, explore emotions and deliver empathy, strategize next steps with patient or family. उसके कोई भी कंसर्न्स है, आपने उसको, वो चाहे इमोशनली हो या फिर उसको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट जो उसको मिल रहा है, तो वो आपने उसको उसको ख़त्म करना है, उसको दूर करना है, उसको ऑप्शंस बतानी है कि ये ट्रीटमेंट है, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं, और फिर डॉक्टर और पेशेंट मिल के एक नतीजे पे पहुंचते हैं, और फिर वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फॉलो होता है। मैम जी मैम, अगर पेशेंट इन केस कुछ बताता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता तो फिर? ऐसा होता नहीं है, आप डिग इन करते रहते हो, ठीक है। मैम कुछ डिप्रेस होते हैं ना, डिप्रेशन वाले भी तो आ जाते हैं और मैम बताते नहीं है वो। वो अलग होता है। वो अगर उनको आप साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दें। साइकियाट्री यस, साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा साइकियाट्री डिपार्टमेंट। लेकिन ओके मैम। डिप्रेशन बड़ा ही लेस लाइकली होता है इस मामले में, क्योंकि कोई भी ऐसे इवन साइकियाट्रिक पेशेंट ही होते हैं ना। जब मैं प्रैक्टिस करी थी तो मैंने एक चीज रियलाइज की थी कि जैसे हर लॉक की एक की होती है, उसी तरह हर ह्यूमन बीइंग की भी एक की होती है जिससे आप उसको अनलॉक करते हो। काफी डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आपको मिलते हैं, लेकिन हर किसी का आपको मिल जाता है अगर आप उसके ऊपर टाइम लगाओ, उसको डिग इन करो, तो वो विलिंग होते हैं। वो इसीलिए वो विलिंग होते हैं तो वो आते हैं। वो ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं, वो केयर चाह रहे होते हैं तो वो आते हैं। कुछ ये जरूर होता है कि कुछ ट्रीटमेंट से डरे हुए होते हैं, तो उनको कोई फैमिली लेके आ गई या लेके आ गई, तो आप उस तरीके से आप फिर बात नहीं करते। आप उनको ये नहीं कहते कि वो हम यहाँ पे आपका कोई ट्रीटमेंट होगा या यहाँ पे आप उनकी काउंसलिंग से शुरू करते हो। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप उसकी काउंसलिंग से शुरू करते हो। वंस आपका वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, वो दिल ओपन देमसेल्व्स, ठीक है। और मैम देखें, अगर कोई सिचुएशन हो, मतलब कोई इमरजेंसी में कोई बंदा आया है, ठीक है, और वो मतलब बिल्कुल वो मर रहा है और उसके घर वालों का कुछ नहीं पता, तो उसको फिर मरने देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसको मतलब उसका फिर ट्रीटमेंट खुद से कर देते हैं डॉक्टर? हाँ जी, उसकी फाइल जो होती है उसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं कि उसकी कोई भी अटेंडेंट नहीं है, लेकिन उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है।
इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसकी ABCD देखते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, और उसके बाद दूसरी चीजें हम देखते हैं। तो वो जो चीजें वो हमारी मस्ट होती हैं, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, ना किसी की कॉन्सेंट की जरूरत है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो सबसे पहले पेशेंट आया है, वो अनकॉन्शियस है, सबसे पहले आप उसकी एयरवे उसका मेंटेन करते हो, फिर आप उसकी ब्रीथिंग चेक करते हो, फिर आप उसकी सर्कुलेशन चेक करते हो। ये चीजें मस्ट हैं, इमरजेंसी के अंदर आप ये लाजमी करते हो। वंस पेशेंट स्टेबल हो गया है, फिर कोई इलेक्टिव प्रोसीजर है, जैसे कि उसकी अब अगर आप पेशेंट आपके पास आया है, कोई डिफॉर्मिटी हो गई या फिर कोई फ्रैक्चर के साथ आया है और वो अनकॉन्शियस हुआ है, तो हमने सबसे पहले फ्रैक्चर को नहीं डील करना, हमने उसकी वो चीज को डील करना है जो उसका बीपी कम हो रहा है या जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस है। वंस वो कॉन्शियस हो गया, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो उसकी कंसेंट से होगा। ठीक है, यस मैम। किसी और का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। जो मैं आप लोग को ये ABCD का ही बता रही थी, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है, और आगे आप पढ़ोगे भी, मेडिसिन के अंदर सर्जरी आप पढ़ोगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, और डी से आई फॉरगॉट व्हिच वाज डिसेबिलिटी, कोई डिफॉर्मिटी, कोई डिसेबिलिटी जो होती है वो हम इसी तरीके से चलते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि कोई उसको एस्पिरेशन तो नहीं हो गई, कोई उसका एयरवे उसका पेटेंट होगा, उसका खुला हुआ होगा, तो तभी वो सांस भी ले पाएगा। ठीक है, आपने देखने का कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई हुई, वो जो है वो हम उसको मेंटेन करते हैं। वो एयरवे एक होती है, ट्यूब सी होती है, वो हम उसको डालते हैं। उसके बाद हम उसकी ब्रीथिंग जो है वो मेंटेन करते हैं। ब्रीथ अगर वो नहीं करा तो हम उसके हिसाब से फिर उसको ETT पास करते हैं, उसको जो है वो अगर जरूरत पड़े तो हम उसकी सैचुरेशन वगैरह देख के फिर हम उसको वेंट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो, हम उसकी पल्स रेट देखते हैं, उसका BP देखते हैं। ये सारी चीजें जो है ये हम आते ही पेशेंट की करते हैं, एक अनकॉन्शियस पेशेंट की। और फिर जो है वो कोई डिफॉर्मिटी हो गई, कोई डिसेबिलिटी हो गई, कहीं उसका फ्रैक्चर है, कुछ है, वो चीजें हम फिर बाद में देखते हैं। और इसके लिए हमें किसी की भी कॉन्सेंट की जरूरत नहीं होती। चलिए जी, 8th लेक्चर आज हमने जो आज करना था वो हम शुरू करते हैं। Learning objective demonstrate the devastating effects of inadequate infection control and know how to minimize the risk of contamination. बच्चों ये जो आप लोगों ने करना है, आज वाला जो लेक्चर है वो आपने कोरिलेट करना है COVID-19 के साथ, और वो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि you guys know कि COVID-19 is also a infectious एक वायरस है जो कि बहुत infectious disease है कोरोना। We all know this, और स्प्रेड इसका जो है वो ड्रॉपलेट से होता है। मोस्टली जो सारी रेस्पिरेटरी डिजीज की इलनेसेस होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं, उनका इसी तरह स्प्रेड होता है। तो आपने उससे कोरिलेट करना है। फिर हमारे पास हेप बी है, हेप सी है, HIV है, ये बहुत प्रिवेलेंट हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ जो है वो कुछ सिटीज़ के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारी मैल प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा हैं, क्वैक्स का सिस्टम इतना ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सिरिंजेस यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। या इवन ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो सेम सिरिंजेस जो यूज़ करते हैं। Knowledge requirements: know the extent of the problem of infection, know the main causes and types of infection. Performance requirements: apply universal precautions, be immunized. अब ये आप लोगों से एज ए हेल्थ केयर वर्कर, आपसे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि वेयर ग्लव्स। अब आप सब लोगों को ये बात नहीं पता होंगी, अब तो लेमैन को भी ये चीज़ें पता है कि किस तरीके से हमने प्रिकॉशंस लेनी है।
हमने जो है वो सैनिटाइज करने हैं हाथ, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनकी और वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो प्रिकॉशंस हैं। बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट हेप बी। अब हेप बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है। और जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो उससे पहले दे आस्क यू टू गेट योरसेल्फ इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट हेप बी, क्योंकि हेप सी और HIV की अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर अभी सिर्फ हेप बी की ही होती है। यूज पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स, know what to do if exposed, encourage others to use universal precautions. दूसरों को भी आपने इंकरेज करना है, और अगर आप एक्सपोज हो जाओ तो फिर हमने किस तरीके से करना होता है। अगर एक्सपोज जो है वो हो जाए, फॉर एग्जांपल कोविड-19 से अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करे फॉर 14 डेज और अपना टेस्ट करवाए PCR। अगर वो नेगेटिव आता है देन ही इज अलाउड टू सी हिज पेशेंट्स। उससे पहले उसको वो अलाउड नहीं है। इसी तरह कोई भी और जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, वो आपकी जो भी उसका इंक्यूबेशन टाइम होता है उसके बाद द हेल्थ केयर वर्कर इज आस्क्ड कि वो अपना टेस्ट करवाए। अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर वो अपना जो वर्क प्लेस है उसको दोबारा ज्वाइन कर सकता है। What is the urgency? Can no longer rely on antibiotics, increased rate of nosocomial infections. अब क्या वजह है कि इन्फेक्शन कंट्रोल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर हमारे पास ट्रीटमेंट तो हमें पता है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ डिजीजेस जो होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशली, उनकी वो इतनी डेंजरस होती हैं कि पेशेंट एक दफ़ा इन्फेक्ट हो गया, इवन अगर वो रिकवर भी कर जाए, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने ज़्यादा सवेयर होते हैं कि फिर हमारे लिए ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस बहुत बुरा हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट का वैसे ही प्रोग्नोसिस बुरा है। तो हम फिर जब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि वो पेशेंट इन्फेक्ट हो, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो, तो फिर हम उसी स्ट्रैटेजीज को करते हैं। फिर हम प्रिवेंटिव जो मेथड्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ दीज क्यूरेटिव मेथड्स। अब अगर यही पेशेंट अगर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट होता है, तो अब हमारी नॉर्मली जो ये बड़े शहर होते हैं उनमें तो फिर भी ज़्यादा चेक होता है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं, और वहाँ पे उतना क्वैक सिस्टम जो है वो कम होता है। जब आप पेरिफेरीज के अंदर चले जाएं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जाती है, जहाँ पे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी बहुत कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, क्लिनिक्स की कमी है, तो वहाँ पे ये क्वैक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब वो उनको तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, उन्होंने तो वो अगर पेशेंट आया है, उन्होंने उस वक्त के जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उन्होंने उसको खत्म करना है, उसने उसको दूर करना है किसी ना किसी तरीके से। उसको कंसर्न नहीं है कि पेशेंट को अगर मैं वही सिरिंज लगाऊंगा तो हो सकता है वो इन्फेक्ट हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज, उसको नहीं है। क्या उसने वो सिम्टम्स जो है वो हटाने, वो चाहे किसी तरीके से भी, वो स्टीरॉइड्स दे, वो जिस तरह से भी दे, जितना भी उसका थोड़ा बहुत उसको उसने कहीं से पढ़ा है या कहीं से सुना है या कहीं पे प्रैक्टिस करके उसने थोड़ा सा नॉलेज लिया है जो कि इनकम्प्लीट है, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर पेशेंट का ट्रीटमेंट कराता है। लेकिन उसकी वजह से क्या चीजें होती हैं कि उसके जो है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये बहुत सालों से है। और अब अनफॉर्चुनेटली आप अगर वार्ड्स में जाएं तो आप देखेंगे कि काफ़ी HIV के पेशेंट्स भी मौजूद होते हैं, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनको ऐसी कोई डिजीज़ है, क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस होती है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करती है, और आपकी बॉडी को वो अंदर से खा जाती है, लिटरली वो आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसकी हो जाती है कि उसके बाद प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। खैर, इसलिए हमारा फोकस जो होता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर होता है रादर देन क्यूरेटिव मेजर्स।
एंटीबायोटिक्स के ऊपर हम क्यों नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब हम प्रोलॉन्ग यूज़ उनका किया जाए या पेशेंट कोई है जो वो बार बार यूज़ करे, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक्स। और जो रेजिस्टेंट वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं नॉर्मल से भी। तो इसलिए हम रिलाई नहीं कर सकते, हम एक सर्टेन टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, पर आफ्टर सम टाइम हमने जो है वो उसका यूज़ जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं। अब एक स्ट्रेन है मर्सा स्ट्रेन, शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ हो फार्माकोलॉजी के अंदर, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, और ये काफ़ी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर काफ़ी कॉमन भी है। तो अब उसके अंदर जो है वो पेशेंट, और वो काफ़ी ज़्यादा सवेयर नमूनिया भी कॉज कराता है। तो उसके अंदर फिर अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है जब वो किसी भी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर हमारा क्या डिसीजन होता है, फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन बीमारियों को, ऐसी बीमारियों को, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम प्रिवेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। Infected patients stay longer in hospital, die treated with more toxic and less effective drugs, prone to surgical site infections. जो infected patients होते हैं वो ऑब्वियसली वो जो है उनका ये जो प्रोलॉन्ग स्टे की वजह से होता है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो आपको डिफरेंट तरह के पेशेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस मिलेंगी। तो एक बैक्टीरिया का एक पूल होता है हॉस्पिटल के अंदर और उसमें हर तरह का स्ट्रेन जो है ना वो पाया जाता है। इसलिए जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस जो होती हैं वो वाली इन्फेक्शंस होती हैं जो कि सर्जरी का स्कार है, सर्जरी का वुंड है, उसको हम 2 to 3 टाइम्स इन अ डे जो है वो हम उसको क्लीन करते हैं और उसकी जो है वो ड्रेसिंग करते हैं ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाएँ। अगर इन केस वो ग्रो कर जाएँ, क्योंकि वो एक ओपनिंग बनी हुई है आपकी बॉडी की, अगर वो ग्रो कर जाएँ तो फिर वो पेशेंट की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जा सकता है, उसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस जो है उनसे प्रिवेंट किया जाए। Campaigns to decrease infection rate. WHO Clean Hands are Safer Hands campaign, Centers for Disease Control and Prevention campaign to prevent antimicrobial resistance in healthcare settings, Institute for Healthcare Improvement 5 Million Lives campaign. इसी तरह इन सारी कैंपेन्स के अलावा जो है वो अब WHO या फिर चूँकि पेंडेमिक का टाइम है और सभी इस चीज़ के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि किस तरीके से हम इन्फेक्शन को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। Main causes of infection: person via hands of healthcare providers, patients and visitors, personal equipments and clothing, environmental contamination, airborne transmission, carriers into hospital staff, rare common source outbreaks. ये डिफरेंट कॉजेज हैं इन्फेक्शन की जो कि हैंड से भी फैल जाती है। आप इसी को रिलेट कर लें कोविड-19 के साथ कि जो है वो किस-किस तरीके से ये फैलता है और जो है उसके अलावा नॉर्मली ये हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट हो गया या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया कंटामिनेटेड हो तो उससे जो है वो डिजीज़ का स्प्रेड हो सकता है। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ तो आप देखेंगे कि उनके हर पेशेंट के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ऑटोक्लेव हुए होते हैं, सेपरेट पैकेट होते हैं उनके और वो हमेशा ओपन करते हैं, न्यू पैकेट ओपन करते हैं फॉर एवरी पेशेंट। तो अब इसका क्या मकसद होता है कि इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना जाए। इसी तरह एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है या फिर ड्रॉपलेट्स के साथ जो ट्रांसमिशन होती है, कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई कंटामिनेटेड चीज़ हो उससे स्प्रेड हो सकता है या फिर कोई आउटब्रेक्स हो जाए। जैसे आई रिमेंबर कि आई गेस 1 या 2 या 3 साल पहले मेयो हॉस्पिटल के हॉस्टल्स के अंदर हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हुआ था और उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो फीको ओरल रूट से होती है।
तो उसकी वजह से वो ऑब्वियसली हॉस्टल के अंदर सेम वॉशरूम्स होते हैं और ऐसा, उसकी वजह से वो आउटब्रेक फैल गया था। तो इसी तरह के डिफरेंट और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। Main types of infections: urinary tract infection usually associated with catheters. हम जो पेशेंट्स अगर बेड रिडन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अनकॉन्शियस होते हैं, या हमने उनका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना होता है, उनको कोई ब्लीडिंग हो रही होती है, हेमेचूरिया जिसे कहते हैं, या फिर कोई भी और रीज़न हो जाए, हम पेशेंट के अंदर फॉलीज के कैथेटर पास करते हैं, उसको कैथेटराइज कहते हैं, कैथेटराइज करना कहते हैं। तो उसमें जो है अगर आप उसको चेंज ना करो, उसको रेगुलरली चेंज करना चाहिए। अगर ना करो तो फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो हैं उसके होने के चांसेस होते हैं और मोस्टली पेशेंट्स को हो जाती हैं। सर्जिकल इन्फेक्शंस जो हमने पहले डिस्कस किया था, SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ब्लडस्ट्रीम इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एन इंट्रावेस्कुलर डिवाइस। कोई इंट्रावेस्कुलर डिवाइस हो गई जो डायलिसिस के अंदर यूज होती हैं, कोई भी इस तरह की, उससे कोई इन्फेक्शन हो गई। नमोनिया एसोसिएटेड विद वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर के अंदर जब हम ETT पास करते हैं या पेशेंट वेंट के ऊपर जाता है, तो वो भी उसके भी प्रोलॉन्ग यूज से नमोनिया होने के चांसेस होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सवेयर टाइप ऑफ नमोनिया होता है। एंड अदर साइड्स, मेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस ये जो है इनकी प्रेवलेंस बताई हुई है। ये बताई हुई है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, फिर मिसलेनियस दूसरी टाइप्स हो गई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हैं और नमोनिया है। These are the most common types of infections. Prevention in hospital: visibly clean, increase cleaning during outbreaks, use hypochlorite and detergents during outbreaks. ये जो है इसलिए हमारा क्लीनिंग स्टाफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्लीन कर रहा होता है विद हाइपोक्लोराइट एंड फिनाइल हो गया या दूसरे डिटर्जेंट्स हो गए। Prevention through hand washing: how to clean hands, rationale for choice of clean hand practice, technique for hand hygiene, protecting hands from decontaminates, promoting adherence to hand hygiene guidelines. ये आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हो इस चीज़ के बारे में कि एक डॉक्टर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हैंड हाइजीन मेंटेन करे, सैनिटाइजर यूज़ करे, ग्लव्स यूज़ करे, वॉश करे अपने हैंड्स आफ्टर एवरी प्रोसीजर, आफ्टर एवरी पेशेंट भी इवन जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो सर्जरी से पहले हम वॉशअप होते हैं और उसके अंदर भी वो क्लीनिंग ही होती है बेसिकली, और उसके अंदर फिर हम जो डिसइंफेक्टेड चीज़ें होती हैं, डिसइंफेक्टेड गाउन्स हो गए या फिर और न्यू ग्लव्स हो गए, ये इस तरह हम यूज़ करते हैं ताकि कहीं से भी बैक्टीरिया का चांस ना आए पेशेंट के लिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ये आप लोगों को पता है, इससे ज़्यादा बल्कि अब यूज़ हो रही हैं। ग्लव्स, एप्रन और फेस मास्क के अलावा गॉगल्स यूज़ होते हैं, फेस शील्ड्स यूज़ होती हैं जो कि ड्रॉपलेट्स को रोकती हैं, PPEs होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और वो जो हैं वो गाउन्स होते हैं, PPE गाउन्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो सकें, और डॉक्टर एक वेक्टर की तरह होता है, अगर डॉक्टर इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो पेशेंट्स को भी कर देगा, तो इसलिए उनकी भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। Safe disposal of sharps: keep handling to a minimum, do not recap needles, bend or break after use, discard each needle into a sharps container at the point of use, do not overload a bin if it is full, do not leave a sharp bin in the reach of children. ये आप जो है वो नीडल सिरिंजेस जो है वो हमको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक गैजेट होता है, एक बॉक्स होता है जिसके हम यूज सिरिंजेस जो होती हैं वो उसको हम उसके अंदर जब नीडल डालते हैं तो वो नीडल कट हो जाती है उस सिरिंज की, और फिर हम सिरिंज को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्यों? ताकि वो नीडल जो है वो किसी भी क्लीनिंग स्टाफ को भी इन्फेक्ट कर सकती है, तो इसलिए उसको हम सेपरेट रखते हैं। वैसे अगर आपने कोई सैंपल लेना है, कुछ लेना है, तो हमेशा बच्चों अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी आपने याद रखना है, ऑलवेज यूज अ न्यू सिरिंज जो कि ओपन ना हुई हो। आपको कोई लाख दफ़ा भी कह दे, आपने फिर भी नहीं यूज़ करनी कोई ओपन सिरिंज, आपने हमेशा न्यू खोलनी है, न्यू यूज़ करनी है फॉर द पेशेंट।
और मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि हर ट्रीटमेंट के लिए आप उसको न्यू सिरिंज ही यूज़ करें, सेम पेशेंट के लिए भी। और ग्लव्स यूज़ करें, अल्कोहल स्वैब्स यूज़ करें, पेशेंट की वो जो साइट है जहाँ पे आपने सैम्पलिंग करनी है, वो उसको जो है अल्कोहल स्वैब से क्लीन करें। तो आपका ये प्रोसीजर, फिर ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका पेशेंट भी हेल्दी रहता है और आप भी ऐसे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। Performance requirements apply universal precautions, be immunized against Hep B, use personal protection methods, know what to do if exposed, encourage others to use universal precautions. ये हमने बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं. Act to minimize spread of infection before contact with each and every patient. Clean hands before touching a patient. Clean hands before an aseptic procedure. After contact with each and every patient, clean hands after any risk of exposure to body fluids. Clean hands after actual patient contacts. Clean hands after contact with patient surroundings. आपने प्रोसीजर शुरू करने से पहले भी अपने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है और अपने हैंड जो है उनको वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, ग्लव्स यूज करने हैं, उसके बाद भी आपने यूज करनी है. सॉरी. तो उसके बाद आपने प्रोसीजर के बाद जो है वो भी आपने जो है वो ग्लव्स को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है. ये नहीं कि आपके यूज ग्लव्स जो हैं कहीं और पड़े हुए हों, आपने उनको डस्टबिन में थ्रो करना है. उसके बाद आपने दोबारा अपने हैंड वॉश करने. इस तरह की आप प्रोटोकॉल से चलेंगे तो फिर आप भी सेफ रहेंगे और पेशेंट भी सेफ रहेगा. Encourage others to participate in the infection control. So students may routinely observe staff who apply inadequate technique in hand washing, fail to wash hands, routinely violate correct infection control procedures. ये तो जब आप लोग हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे. लेकिन मैं आप लोग को यही बात सजेस्ट करूंगी बच्चे कि आजकल की जो सूरत हाल है और जो ये कोविड की सूरत हाल बनी हुई है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेडिकल स्टूडेंट. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर फैमिली. जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कोई ऐसी पेंडेमिक या कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी जो इतनी बुरी तरह फैली हो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है. तो इसलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक ले मैन को नहीं पता पैथोलॉजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से ड्रॉपलेट्स किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, किस तरह पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ये एक ले मैन को नहीं पता. वो मैक्सिमम अपना नॉलेज गेन कर लेगा बाय सर्चिंग इट ऑन गूगल, और गूगल अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन देता है जिस तरह वो बंदा चाह रहा होता है सुनना. तो ये चीज़ें आप लोगों ने गाइड करनी है जिसको अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है. आपको अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है, बॉडी का नॉलेज दिया है, इस तरह की चीज़ों का दिया है. आप गाइड करें इर्द गिर्द. आप देखें कि कौन ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा, कौन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा. अब आपको पता होना चाहिए कि 6 मीटर्स का अगर डिस्टेंस हो, या ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो स्प्रेड नहीं कर सकते. तो फिर ये चीज़ आपने उनको गाइड करनी है, अपनी फैमिली को. ऑब्वियसली आपने भी इसको फॉलो करना है. इसी तरह मास्क की सिग्निफिकेंस, ग्लव्स की सिग्निफिकेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों की, हैंड वॉशिंग की, हैंड सैनिटाइजिंग की. Know the main guidelines in each of the clinical environments you are assigned. Accept responsibility of minimizing opportunities for infection transmission. Let staff know if supplies are inadequate or depleted. Educate patients and family visitors about clean hands and infection transmission. जो अभी जब इंशाल्लाह आप लोग अपने जॉब शुरू करोगे तो आप लोग ये भी करोगे, लेकिन अभी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपनी फैमिलीज को एजुकेट करो. Ensure patients on precautions, have some standard of care as others, frequency of entering the room, monitoring vital signs. खुद भी उस चीज़ को उनको फॉलो करो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो और अपनी फैमिली से भी कराओ.
ये जो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या बाकी भी जगहों के ऊपर अगर आप कोई किसी ने मास्क पहना हुआ है और अगर वो मास्क नीचे है या वो अगर आप बार बार उसको ऊपर नीचे करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। जस्ट टेल देम कि ये चीज जो है इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपका वो बैरियर नहीं बनेगा, स्पेशली एट योर माउथ, इन योर एट योर नोज एंड योर, मतलब पूरा फेस का एरिया, आपकी आईज, नोज और माउथ, ये इनके आगे बैरियर होना चाहिए, इनको आपने एक्सपोज नहीं करना। और अगर जो है अगर ऐसा कोई पेशेंट से आप एक्सपोज हो जाते हैं तो अगर आप हैं, आपकी फैमिली है, टेल देम टू क्वारंटाइन देमसेल्व्स। हर पेशेंट पे वेरी करता है। कुछ पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं होते, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, इवन इफ दे आर यंग, इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी कोमॉर्बिड्स। तो ये ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में इवन जो डॉक्टर्स हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो लेकिन स्टिल नॉलेज जो है वो जितना हमें नॉलेज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इर्द गिर्द वालों को भी एजुकेट करें उसके अकॉर्डिंग, तभी फिर इस चीज़ का स्प्रेड कम हो सकता है, वरना बातों से ऑब्वियसली कोई भी फायदा नहीं होता। Okay, so this was the end of our 8th lecture. तो किसी का कोई सवाल? नो मैम। मैम टोटल कितने लेक्चर हैं? 11 है, 11 या 12 है। मैम हमारा आपने इसका कहा वाइवा तो नहीं होगा? जी, एक एक करके बात करो। मैम इसका हमारा वाइवा तो नहीं होगा पेशेंट सेफ्टी का? इनके ऊपर होगा जो मैम, मुझे इसके असेसमेंट प्लान असेसमेंट, मिला इसका असेसमेंट प्लान क्या है मैम? मेरे पास इस वक्त है नहीं, पर मैंने देखा हुआ है कि जो है वो वाइवा वगैरह है इसके अंदर, जिस तरह आपके मैम ये बाकी तो होते हैं, 1 लेकिन क्रेडिट आवर एम्बेड्स का है ना, नहीं है इसमें भी इसके होता है अंदर। वाइवा? मैम इसमें तो वाइवा ना रखे हैं। मैम ओपन बुक रख बच्चे अब तो आप लोगों का, मैंने नहीं तो ये मैम, सुना सिर्फ है कि क्विज अब तो रख लें। रिटन मैम बाकी तो टीचर तो अब कोई होता इसकी है। असाइनमेंट तो देख के एक ही इसको फॉलो कर पॉलिसी रहे हैं। होती है, इसकी तो एक ही पॉलिसी होती है हर टीचर की कि ओपन बुक होता है लास्ट पे फाइनल बस। बच्चे यस रिटन तो आप मैम। लोग का हो नहीं रहा, तो अब तो वाइवा ही होना है। मैम नो मैम, रिटन आज होता है, हम लोग टीचर सेंड मैम करते हैं। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन ही हुआ था ना, तो ओपन बुक ही हुआ था एक ही दफा बस फाइनल में। और मैम ओपन आज बुक भी काफी बच्चों का ओपन बुक हुआ है पेशेंट सेफ्टी का। यस मैम, सारे टीचर्स ओपन बुक ले रहे हैं पेशेंट सेफ्टी का। नहीं, ओपन बुक है क्या? मैम ओपन उसमें What do you मतलब mean ये by? होगा कि 2-3 क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैम सिनेरियो ओपन बेस बुक होता का है तो मतलब फिर होता है आप हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देंगी और वो हमने सॉल्व करके एक टाइम इंटरवल में आपको सेंड करने होंगे। अच्छा, और आप लोग जो वो इर्द गिर्द से सारी इंफॉर्मेशन लेते रहोगे? यस मैम मैम। ऐसा ही ओपन होता है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। और मैम आज मेरा बाकी पेशेंट सेफ्टी 2 का पेपर हुआ था ना, तो मैम जी। ने 10 क्वेश्चंस दिए थे उसमें, तो वो हम्म। सारा सिनेरियो बेस्ड था। तो मेरा ख्याल से उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के बैठा मना और लेक्चर्स खोल के बैठा है तो वो पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए नहीं लेक्चर्स को नहीं सुनना और समझना बहुत जरूरी है। बच्चे, वो का पेशेंट मतलब ही सेफ्टी नहीं का, है कि कोई अच्छा मेरी को बात पहले सुन लो सारे। जो ये पेशेंट सेफ्टी 2 का तो मुझे नहीं आइडिया, पर पेशेंट सेफ्टी 1 जो आप लोग के हैं ना, इसमें यहाँ पे कोई सिनेरियो बनता नहीं है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने एक्चुअल में याद रखनी है। अब अगर मैं इसको इसमें कहीं सिनेरियो है ही नहीं, ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि बेसिक्स होती हैं। सिनेरियो तो वहां बनते हैं ना जहाँ पे कोई मैम सिचुएशन फिर हो उसके अंदर असाइनमेंट दे आप, दें। मैं ये डिस्कस करूंगी डॉक्टर आयशा से, जो HOD जो है उनसे, डॉक्टर सोम्या और डॉक्टर आयशा से, कि वो जिस तरह कहती हैं। ठीक है मैम हम सिलेबस कब तक खत्म करेंगे? सिलेबस अभी 8th है ना, तो आप लोग के 3 वीक्स हैं और। मैम जल्दी खत्म करवा दें। अच्छा, किस तरह जल्दी खत्म करा दूं? मैम हम मेकअप क्लास अरेंज कर लें। मैम फ्राइडे को भी रख लिया करें क्लास। नहीं तो आप लोग जल्दी क्यों यस चाह रहे मैम। हो? मैम क्योंकि मैम हमारे हमारी सुबह फाइनल्स 8 आ से रहे हैं शुरू और होती है वाइवास मैम भी और आ 8 रहे बजे हैं। से पे क्लास सारे होती है। सब्जेक्ट्स पे वाइवा चल रहे हैं और प्रेजेंटेशंस वगैरह और काफी कुछ चल रहा है। अच्छा, आपकी स्टार्ट में काफी क्लासेस मिस हुई थी, तो आप मेकअप क्लास रख लें। मैम आप हम मुझे कोई एक जनवरी प्रॉब्लम तक नहीं। हमने सेशनल है वैसे कंप्लीट तो करने हैं ना, तो हर टीचर्स ने दे दिए हुए हैं अपने,
तो इस वजह से कह रहे थे आपको जल्दी कर लें। क्या एक बात करो, क्या कह रहे हो, क्या दे दी मैं? मैं वो सेशनल्स जो है ना वो जनवरी तक सारे कंप्लीट करने हैं ना, तो सब टीचर्स ने सब कुछ दे दिया हुआ उठाकर, तो इस वजह से कह रहे हैं कि हम आप जल्दी कर लें, हमारा मैं फ्री कर दें। सेशनल्स क्या है? सेशनल्स क्या है? मैम ये क्विज जो है वाइवा में असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियो मैम प्रेजेंटेशन, ये सब 40% या 60% जो होते हैं ना हमारे वो सेशनल्स होते हैं, उसके बाद फाइनल या मिड टर्म होता है। तो ऑनलाइन सिस्टम में इस वजह से हमारा जो सेशनल्स, सेशनल्स ओके है ओके। वो चेंज हो गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए मैं फिर ये चीज़ डिस्कस करके हम ये कर सकते हैं, मेकअप क्लास अरेंज कर लें। आई गेस आप लोग की 2 क्लासेस या 3 मिस हुई थी, 2 आई गेस हुई थी मिस, तो जो है वो हम कर सकते हैं अरेंज। आप लोग बता दो अगर जैसी आप लोग की अवेलेबिलिटी है। आपने आज 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में भी 2 इकट्ठे पढ़ा दें। हाँ, ये भी किया जा सकता है। पर थोड़ा-सा जो है वो फिर मैम नहीं, थोड़ा-सा आप मेकअप कभी-कभी ही रख लें, इस टाइम हर कोई फ्री हम्म। होता है, आप बस 1-2 दिन लगा के तो पूरे लेक्चर्स अपने खत्म करवा दें। बच्चे इस तरह नहीं हो सकता। मैं वैसे पूछूंगी इसके बारे में, किसी से पूछ के ही आपको बता सकती हूँ। जो टाइम है, जिस टाइम में होना है कंप्लीट, वो तो उसी टाइम में होगा। हाँ, 1-2 क्लासेस मैं रख सकती हूँ, ये नहीं मैं कर सकती कि मैं 1 वीक के अंदर आप लोग को पूरा जो है वो कोर्स कंप्लीट करा लूँ। बाकी जो पेशेंट सेफ्टी 2 है उसके तो मैंने सुना उसके साथ सिर्फ 6 लेक्चर्स थे, वो तो ऑब्वियसली Yes. कंप्लीट होना था पहले ही। हाँ ना, तो आप लोग खुद देखो कि आप लोग 11-12 लेक्चर्स हैं, तो वो तो उससे हाफ था उसका कोर्स। मैम ऑलमोस्ट सारी चीजें ही रिपीटेड हैं, उसको पढ़ लो या इसको पढ़ लो, ऐसा लगता है बिल्कुल ही सेम है। उसमें भी सारा कंसेंट और डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट को किस तरह बिहेव करना चाहिए, सारी वही बातें हैं, रिपीटेड है सब कुछ। तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप जी लोग, अच्छा है कि आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों को सेम ही लगेगा। यस मैम। ठीक है, फिर इस तरह करते हैं कि मैं आई आस्क एनी ऑफ द सीनियर्स कि क्या करना चाहिए, और फिर उस हिसाब से यहाँ मेकअप क्लास को ही रख लेंगे, या फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें 2 लेक्चर्स कवर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है ओके मैम। मैम आपने असाइनमेंट की बात की थी, वो भी एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा फिर। हाँ ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं है आइडिया। मुझे तो यही लग रहा था कि असाइनमेंट्स ही हैं, बाकी मुझे ये जो सब कुछ है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो भी ये मेड्स हैं और एवरीथिंग। और मुझे ये पता चला था कि फाइनल्स जो हैं वो सिर्फ वाइवा हो रहा है, तो मुझे नहीं पता ये। खैर मैम वो आई जो आस्क। मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना उनके वाइवाज हो रहे हैं, लेकिन ये पेशेंट सेफ्टी का आज पेशेंट सेफ्टी 2 का पेपर हुआ है ना, तो वो अगर वो वैसे था वो ओपन बुक ही, लेकिन मेरा ख्याल से कि पेपर जब आप पढ़ो ना तो वो इतना ज्यादा सिनेरियो बेस्ड था कि उसके आंसर्स मुझे चैप्टर्स में तो कहीं मिले ही नहीं। वो मैम ने इतना वो उसको इस तरह से बनाया हुआ था कि आपके पास नहीं ये वो था। पेशेंट है, केस है, तो वो कोर्ट में भी जाएगा और ये वो, तो इस तरह के सवाल थे उसमें। मैम वैसे वाइवा भी ठीक है, मतलब बेसिक ही होगा, सारा इजी होगा। मैं वैसे ये मैं बट मैम सिनेरियो टाइम इसलिए नहीं कंज्यूमिंग करना चाह होगा रही। बहुत ज्यादा, क्या चीज़? क्योंकि 100+ मैम वाइवा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 100+ स्ट्रेंथ है पहले ही हमारी। यस मैम, मैम एक बारी के बच्चे को भी 10 से 12 मिनट लिए लगते हैं अगर एक वाइवा चल रहा हो तो। फिर कनेक्शन प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, तो फिर वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इसका क्रेडिट भी 1 है। मैम आप ये एक इसका बार क्या कंसल्ट मतलब कर होता है लीजिएगा। क्रेडिट R1 का? मतलब ये आप लोग क्यों कहते हो? मैम मैम क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं होता ना हमारा, ये साइड से ही रहता है बस मैम हम लोग। हमारा जैसे फार्मा मैम वगैरह मुझे ये पता है थेराप्यूटिक्स कि मेजर ना ये सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोथेरेपी ये सब मेजर सब्जेक्ट नहीं है फार्मा नहीं हमारा, है इसलिए चीज। इसका 1 क्रेडिट और है। 1 मैम क्रेडिट मुझे और जो ये है पता है उसके कि इसकी जो उसका मैम पॉलिसी है पेपर ना, ऐसे ही होता है, लिखने वाला होता है। इसकी जो अच्छा पॉलिसी अच्छा। है ना वो सिर्फ ओपन बुक होती है। लास्ट टाइम भी जब इस तरह पेंडेमिक यस आई मैम। थी तो मैम सिर्फ ओपन बुक ही हुआ था, ऑनलाइन और ही हुआ था मैम ना हमारा सब कुछ, और वाइवा मैम भी ये देखिए ऑनलाइन आप, ही हुए थे। मैम मैम हमने आज तक 9 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, इस सेमेस्टर में हम लोग 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।
तो उसके अंदर इन्होंने इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट जो है ओपन बुक रखा है, यानी लिखने वाला रखा है कि बच्चों को दूसरे वाइवास जो हैं उसको देने में स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैम देखें जब हम जाके पेपर देते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो आते हैं एमसीक्यूज की 4 ऑप्शन आती हैं। अब जब हमने पढ़ के गए होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इन ऑप्शन में से एक होगा अगर हम पढ़ के गए हैं। मगर यहाँ वाइवा में क्या होता है, या तो आर होता है या पार होता है, या फेल हो जाते हो पास हो जाते हो, क्योंकि आपको हर चीज को रट्टा मारना पड़ता है। या हैंड मतलब फ्री ये लगा नहीं लेते हैं बचपन। चीरी। हाँ, ये रट्टा हैंड नहीं फ्री मारना लगा होता। लेते हैं। मैं तो पहले दिन से आप लोग को ये बात समझा रही हूँ आप मगर लोगों मैम की देखे टाइम, देखे मैम अगर यहाँ ये पे एक कोई दफा हम मैं चले बताती हूँ स्लाइड्स पढ़ बच्चों। लेंगे, मैंने लेक्चर मैं सुन लेंगे, हाँ मेरी बात हम सुनो। पेपर को मैंने सोल्व ना कर लेंगे, आप हमें पेपर देंगी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मगर अगर मैम आप हमसे वाइवा सुनती है तो हमें तो हर डेफिनेशन को रट्टा मारना पड़ेगा, और वो यही मैम तो मैं आप लोगों को उसके लिए तो बताती हमें हूँ। टाइम चाहिए, और 9 सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे करना। नहीं नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप रट्टा लगाओ। मैंने तो बार बार आप लोगों को बताया है कि कोई चीज रट्टा नहीं लगानी होती है। स्पेशली स्पेशली ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं। इसको तो आप एक दफा पढ़ोगे। आप एक दफा पढ़ो इस तरीके से कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हो, फिर आपने किस तरह पेशेंट देखना है। और ये चीज आप लोगों को लग रहा होता है कि आप आर या पार हो रहे हो। एक जो टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, वो बहुत जल्दी जज कर लेता है। हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि किसी को कुछ आता है या नहीं। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल, और ये इस तरह होता है कि पहले आप मुश्किल सवाल शुरू होते हो, फिर हम बेसिक्स के ऊपर आ जाते हैं। बहुत जल्दी आप असेस कर लेते हो, बहुत जल्दी हम देख लेते हैं कि ये बैच जो है ये किस टेम्परामेंट का है, और उसको उसी हिसाब से जज किया जाता है। पर अगर आपसे कोई चीज सवाल पूछा जाए और आपको किसी लैंग्वेज में भी ना आए वो, तो तो फिर तो आप गलत हो ना, फिर तो आपकी तैयारी नहीं है। और जो चीज आप लोग रिटर्न की बात कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिटर्न कर लूंगी। क्योंकि जो आप लोग सिनेरियो बेस्ड कह रहे हो वो तो बहुत इजी काम हो जाता है। आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके में डायग्नोसिस बस मुझे टिक करने हैं, सीधी सीधी बातें हैं। लेकिन जो चीज यूजफुल हो करनी तो वही चाहिए ना। अगर पेशेंट सेफ्टी के अंदर यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे एथिक्स हैं, जो कि आपको पॉइंट वाइज याद होने चाहिए, आपको पॉइंट वाइज पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कोई डायग्नोसिस नहीं आपका बनाना के बताएं इसमें क्या क्या इसकी डायग्नोसिस है, क्या इसका कॉज है। जो अनइम्पोर्टेंट बातें हैं वो ना मैंने आपसे एग्जाम में पूछनी है, ना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप लोग उसको रट्टा लगाएं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। बेसिक बातें वही हैं, लिटरली वही बातें हैं जो आप हर लेक्चर के अंदर पढ़े होते हो। कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, सारी वही बातें। अब ये इन्फेक्शन कंट्रोल वाला जो टॉपिक है आज का, इसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वेल अवेयर हो अपने सराउंडिंग से एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको ये सारी बातें खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चीजों से डरो नहीं, सब्जेक्ट से डरो नहीं कि 9 सब्जेक्ट्स हैं तो हमने अब ये भी है। अगर इसका उन्होंने क्रेडिट आवर 1 रखा है तो फॉर अ रीजन रखा है, क्योंकि उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस चाहिए। ठीक है, तो इससे आप डरो भी नहीं इस चीज से। बाकी जो भी प्लान होगा वो मैं अब मैम से डिस्कस करके ही आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मुझे उन्होंने बताया है वो तो यही था कि वाइवा होना है, एक मिड होगा, मिड मैं किसी तरीके से भी ले सकती हूँ, क्विज हो गया या फिर असाइनमेंट हो गई। और उसके अंदर भी आई डोंट वांट टू बॉदर यू गाइस, मैं ये आपको उस चीज में लगाई रखूँ जो जिसमें आपको कोई फायदा नहीं है, और आपके इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिस हो, ये मैं कभी भी नहीं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने मेकअप क्लास रखनी है या फिर कवर करना है। और मोस्ट लाइकली जो है वो फिर हम यही करेंगे कि हम अगली क्लास के अंदर 2 लेक्चर्स कवर कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम आप लोगों का उस वक्त में लग जाएगा, तो हम तब कवर कर लेंगे। और फिर इस तरह होगा कि मैं फिर बाकी सेक्शंस के साथ भी उनके साथ भी उसी स्पीड के अंदर, उसी पेस से चलूंगी। हाँ जी मैम। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। बिस्मा। हाँ जी मैम मुझे एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, तो कैन आई लीव? बच्चे, एक सेकंड में अटेंडेंस मार्क कर लूं। ओके मैम, प्लीज काइंडली। ओके, आप लोग की होगी अटेंडेंस मार्क। हाँ जी ज़ारा।
मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपकी रिकॉर्डिंग्स है ना वो ओपन नहीं हो रही, वो पासवर्ड के साथ चल नहीं रही, तो वो काइंडली ड्राइव के थ्रू हाँ आप शेयर कर। हाँ वो डिलीट हो गई हुई है क्योंकि वो 7 डेज के बाद हो जानी थी, पर मेरे पास है वो सारी पड़ी हुई हैं, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम लीव कर दें अब। जी हाँ जी, लीव कर दो, अटेंडेंस हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।